अब कुछ उसमें दिया है गर्ट्रूड, उसमें दिया है लेडी मैकबेथ और फिर दिया है कॉर्डिलिया। इस चार में से फोर्थ विच किसको कहा जाता है? प्राची कौशिक जी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, आप अपने माइक को चेक करिए। इरफान अहमद जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्राची जी को भी गुड इवनिंग। बताइए आवाज आ रही है कि नहीं? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली टू यू और नॉट? अगर आवाज में मुझे नहीं लग रहा, हमारी स्क्रीन पर जो चल रहा है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं है तो आप हमको बताइए, फिर ही कंटिन्यू करें। फोर्थ विच किसको कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि जो चार फीमेल विमेन कैरेक्टर्स के नेम्स दिए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस किस प्ले के नेम्स हैं, राइट। सबसे पहला जो नेम दिया है वो दिया है डेस्डिमोना, और डेस्डिमोना ओथेलो की हीरोइन है। गर्ट्रूड किसकी हीरोइन है? गर्ट्रूड हीरोइन है हैमलेट की हीरोइन तो नहीं, फीमेल कैरेक्टर वहां पर है। लेडी मैकबेथ खुद मैकबेथ में है। और फिर कॉर्डिलिया जो है वो किंग लियर की हीरोइन है, राइट। इसमें से किसको फोर्थ विच कहा गया है? अब ओके है, चलिए ठीक है, अगर ओके है तो इससे ओके ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच? फोर्थ विच किसको कहा है? इसका मतलब कि ऐसे प्ले का जिक्र हो रहा है जहां पे 3 विचेस ऑलरेडी हैं, पहले से 3 है, तभी तो कोई चौथे को कहेगा। अब वो 3 विचेस कहां पर हैं ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो फोर्थ विचेस जो 3 विचेस हैं वो है मैकबेथ में, और मैकबेथ प्ले शुरू ही वहीं से होता है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। अब फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एक क्वेश्चन इसी पर बन सकता है। तो ये हमने फिगर ऑफ स्पीच के क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर में कियासमस है। कियासमस क्या होता है? कियासमस इज जस्ट अ क्रिस क्रॉस, राइट। क्रिस क्रॉस का मतलब ये है, ये ए है और ये बी है, तो दूसरा ये बी हो जाएगा और फिर ए हो जाएगा। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, और फिर दूसरा जो शुरू होगा, फेयर यहां पर है, फेयर इज फाउल, और जब दूसरा शुरू होता है तो फिर फाउल और फिर फेयर, इसी को बोलते हैं कियासमस, राइट। ये कियासमस इसको कहा जाता है। यहां पर कियासमस फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा क्वेश्चन जो मैकबेथ के बारे में बनता है कि मैकबेथ कहां का किंग है, तो इसका जवाब यह है कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का किंग बनता है आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि लेडी मैकबेथ तो लेडी है बट रोल तो पूरा मेल का करती है, तो वो डंकन को क्यों नहीं मार देती?
तो इसका जवाब ये है कि लेडी मैकबेथ जो है वो डंकन में अपना फादर फिगर ट्रेस कर लेती है, इसलिए उसको नहीं मारती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये मैकबेथ शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, राइट, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ शेक्सपियर की, और हैमलेट लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। और आखिरी बात ये कि गन पाउडर प्लॉट पर बेस्ड था मैकबेथ का जो है डंकन का मर्डर करना, राइट। गन पाउडर प्लॉट 1605 में हुआ था, जहां पर किंग जेम्स फर्स्ट को एलिमिनेट करने की बात की गई थी, किंग जेम्स फर्स्ट को मार देने की बात कही गई थी। दो द प्लान वाज जो है ट्रैप्ड, और जो उसके प्लानर्स थे दे वर एग्जीक्यूटेड। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब आई होप कि कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा आप में कि उसका उत्तर लेडी मैकबेथ है। और फिर लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा किसने है, इस पर बहुत सारा डाउट है, इस पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, और कहीं पर क्लियरली स्टेटेड नहीं है कि किसने कहा है लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच। बट जितने कंफ्यूजन में से अगर ऐसा क्वेश्चन आ ही जाए आपके पेपर में कि फोर्थ विच किसने कहा है लेडी मैकबेथ को, तो आप इसका जवाब क्या लगाएंगे? इसका जवाब लगाएंगे आप सैमुअल टेलर कॉलरिज, राइट। ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के आंसर में आयोग ने, यूजीसी ने ऐसा जवाब दिया है कि फोर्थ विच कॉलरिज ने कहा है लेडी मैकबेथ को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, और ये भी जो है वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ही है शेक्सपियरियन जॉनर से, और आपको इसका भी उत्तर पता है, लेकिन इसके साथ जो और एसोसिएटेड चीजें हैं उनकी बात हम कर लेते हैं, राइट। शाइलॉक किसमें कैरेक्टर है? तो इसका जवाब आपको पता है कि शाइलॉक किसमें कैरेक्टर है। इसमें तो मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है, आप सब लोगों ने वीडियो क्लासेस जो है अटेंड करी हैं, आप सब लोगों ने खूब सारी वीडियोस देखी हैं, तो आपको इस पर ज्यादा डाउट नहीं होगा, इस पर ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं है। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये बातें आपको बता देता हूं। नंबर 1, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की एक ट्रेजिक कॉमेडी है, जहां पर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही है। ट्रेजेडी होते होते कॉमेडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कास्केट सीन एक है, कास्केट सीन किस प्ले में आकर करती है, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। तो कास्केट सीन किसमें है? जो है तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जब बैसियानो और ग्रेसियानो जाते हैं उसके पास, आज है तो एक कास्केट होता है और उसमें जो है 3 वो रखे हुए हैं, उसमें से राइट कास्केट फाइंड आउट करना है कि जो राइट कास्केट फाइंड आउट करेगा उसी की शादी पोर्सिया से होगी, तो कास्केट सीन है। मर्सी पर एक लंबा अच्छा खासा डायलॉग है, और वो डायलॉग पोर्सिया का है, जो वो शाइलॉक को मर्सीफुल होने के लिए कहती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो मर्सी पर सेंटर्ड है, मर्सी पर फोकस्ड है, तो आप उसका उत्तर क्या लगा देंगे? तो आप उसका उत्तर लगाएंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस पर यह बनता है कि शेक्सपियर का एंटी सेमेटिक प्ले कौन सा है? एंटी सेमेटिक प्ले कौन सा है शेक्सपियर का? तो वो एंटी सेमेटिक प्ले जो है वो शेक्सपियर का कौन सा है? एंटी सेमेटिक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटी सेमेटिज्म क्या होता है? ऐसा प्ले, ऐसा वर्क जहां पर ज्यूज को अननेसेसरी क्रिटिसाइज किया जाता है। ज्यूज कौन होते हैं? हिंदी में उनको यहूदी कहा जाता है, और क्रिश्चियंस का और ज्यूज का हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, और आपस में उनकी कभी बनती नहीं, और इसलिए एक दूसरे की खिंचाई करते रहते हैं लोग, और खास करके क्रिश्चियंस ज्यूज की, इसलिए इसको एंटी सेमेटिक प्ले भी कहा जाता है। और शाइलॉक का कैरेक्टर जो है ये किस पर बेस्ड है? एक कैरेक्टर क्रिएट किया था क्रिस्टोफर मार्लो ने ज्यू ऑफ माल्टा में, और उसका नाम था बरबस। और शेक्सपियर का कैरेक्टर ये जो है शाइलॉक,
ये उसी पर बेस्ड है। लग रहा है मुझे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको रिकलेक्ट करा दे रहा हूं, रिकलेक्ट कराने में जो है मदद हो रही है आपकी, और होपफुली आप बेहतर समझ पाओगे। रियल नेम इज एडवर्ड कीन। किसका रियल नेम एडवर्ड कीन है इरफान भाई? एडवर्ड कीन तो एक एक्टर का नाम है। अगला प्रश्न है आपका, देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, राइट? द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मीट्रिकल रोमांस। ऐसा किसने कहा है कि पोएट्री और रोमांस जो है मीट्रिकल रोमांस में, प्रोज और पोएट्री में लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होता है? ऑप्शंस दिए हैं आपके, वर्ड्सवर्थ, अर्नल्ड, कीट्स और एलियट। किसने पोएट्री को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि पोएट्री और प्रोज में कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न्ड? मीट्रिकल रोमांस का मतलब ही होता है पोएट्री। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि मीट्रिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो मीट्रिकल कंपोजिशन भी पोएट्री होता है, क्योंकि मीटर उसी में होते हैं, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, डेकामीटर, ये सब मीटर जो है ये पोएट्री में होते हैं। और किसके हिसाब से पोएट्री और प्रोज में कोई डिफरेंस नहीं होता है? जी, सबका जवाब सही है। यहां पर पूजा शर्मा जी, विनेश, इरफान, विजयपाल जी, सबका जवाब सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है कि आम जन की भाषा में पोएट्री लिखी जानी चाहिए, और अगर आम जन के भाषा में पोएट्री लिखी जाएगी तो प्रोज और पोएट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिंपल लैंग्वेज दोनों की होगी। और इसलिए वर्ड्सवर्थ जो है कॉमन मैन के, ले मैन के लैंग्वेज की बात करते हैं अपनी पोएट्री में, राइट? अपनी पोएट्री में। और ये बात उन्होंने कहां पर बताई थी? ये बात उन्होंने बताई थी कहां? ये बात बताई थी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में। किसमें? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने ये बात कही है। और वहीं पर उन्होंने पोएट्री को डिफाइन भी किया है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी, राइट? उसी में बात करते हैं कि पोएट्री और प्रोज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसी में बात करते हैं कि पोएट को टीचर होना चाहिए, और खुद के बारे में कहते हैं कि आई वांट टू बी ए टीचर और नथिंग एट ऑल। अगर ये भी क्वेश्चन बने कि कौन सा ऐसा पोएट है जो अपने आप को टीचर समझता है, तो उसका भी जवाब वर्ड्सवर्थ ही आएगा। और वहीं पर पोएट्री के डेफिनेशन की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, मीट्रिकल जो है कंपोजिशन की बात करते हैं, और वहीं पर वो किसकी बात करते हैं? अपने थ्योरी ऑफ पोएट्री की भी बात वहीं पर करते हैं। क्लियर? वहीं पर वो पोएटिक डिक्शन की भी बात करते हैं, वहीं पर वो मैकेनिकल लैंग्वेज के अगेंस्ट खड़े होते हैं। और इसलिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को जो है मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जाता है। मैनिफेस्टो कहा जाता है रोमांटिसिज्म को, रोमांटिसिज्म का किसको? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Who wrote the following well-known lines? The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. Miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. किसने इस बात को कहा है? राइट, विटमैन ऑप्शन ए में है, बी में है रैल्फ वाल्डो इमर्सन, सी में है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और डी में है विलियम फॉकनर। किसने कहा है द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, एंड आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप? किसका स्टेटमेंट है? बहुत पेट लाइंस हैं, और इसका भी जवाब सबको पता है। और ये वो लाइंस हैं जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिलो के नीचे रखे होते थे, और बहुत इंस्पायर्ड थे इस पोयम से। और एक तो क्वेश्चन ये है
कि लाइन किसकी है, और दूसरा क्वेश्चन ये है ये लाइंस किस पोयम की है। लाइंस ये जी बिल्कुल सही जवाब है नेहा, स्वाति, विजय पाल, प्रगति, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है। कौन सी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है, सबको याद है ना, स्नोइंग ऑफ द वुड, राइट। क्या है? स्नोइंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। वहीं से ये लाइंस डिड्यूस की, यहीं पर जो है ली गई हैं। क्लियर? स्टॉपिंग बाय वुड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कंप्लीट द फॉलोइंग। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ स्पेस दिया है और एक बात ये लिख दिया है कि लिरिक है। अब एक जो चीज आपको ये जानना है कि ये किसकी पोयम है, और दूसरी चीज जो कैसी पोयम है। ऑप्शंस में दिया है पैट्रियोटिक है, एमोरस है, मिस्टिक है या रिवोल्यूशनरी है। कैसी पोयम है ये, किसकी है तो मैं बता नहीं जा रहा था लेकिन रुक गया। जी बताइए। आई हियर द अमेरिका सिंगिंग किसकी पोयम है? जी राम तोमर जी, सही जवाब बिल्कुल है आपका। प्रगति राज का भी जवाब सही आ चुका है और लोग लगे हुए हैं जवाब लिखने में। जी पूजा, विनेश, सबका जवाब सही। ये एक पैट्रियोटिक पोयम है क्योंकि देश की बात हो रही है, अमेरिका की। और पैट्रियोटिक पोएट कौन है? विटमैन, जिन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, जिन्होंने पोयम लिखा है आई हियर अमेरिका सिंगिंग। मुझे सुनाई देता है कि पूरा अमेरिका ही सिंग कर रहा है, पूरा अमेरिका ही गीत गा रहा है, और ये लाइन वहीं से है। वाल्ट विटमैन की ये पोयम का नाम है आई हियर द अमेरिका सिंगिंग और पैट्रियोटिक पोयम है ये। उत्तर है इसका ए। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पर। पढ़िए क्वेश्चन और दीजिए जवाब। अ लिरिक इज, लिरिक क्या होती है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अ लॉन्ग पोयम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, a poem written in the praise of God, a short poem in which the poet expresses his intense personal feelings, या ट्रायम्फल सॉन्ग। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या होती है लिरिक। एक लॉन्ग पोएम है जो एड्रेसल के फॉर्म में होती है, कि ऐसी पोएम है जो इन प्रेज ऑफ गॉड होती है, कि ऐसी पोएम है जहां पर पोएट अपनी व्यक्तिगत पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, कि कोई ये विजय का गीत है, ट्रायम्फेंट सॉन्ग है। शॉर्ट पोएम है? नहीं। लिरिक शॉर्ट भी हो सकती है और लिरिक बड़ी भी हो सकती है। लिरिक पूरी तरीके से सब्जेक्टिव पोएम होती है, और जो सब्जेक्टिव पोएम होती है ना, वो पर्सनल फीलिंग्स की बात करती है, और जो पर्सनल फीलिंग्स की बात करता है वो ऑप्शन सी है। इसलिए आप सबका जवाब बिल्कुल सही गया है, सी इसका उत्तर है कि अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, उसको लिरिक कहा जाता है। इसका जवाब सी है। एक ही जहां तक बात है, अ लॉन्ग पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, तो ये ओड होता है। क्या होता है? ओड होता है। और आप देखिए पीबी शैली ने ओड टू द वेस्ट विंड की शुरुआत की है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो वो वाइल्ड वेस्ट विंड जो क्या है, ये एड्रेसल है, एड्रेस किया है यहां पर, तो ये ओड होता है, राइट। और जो जवाब बी का ऑप्शन दिया है वो हीम होती है।
HYMN, हीम होती है, और हीम को प्रेज ऑफ गॉड में गाया जाता है, भजन जिसको कहते हैं। और ट्रायम्फल सॉन्ग जो है ये भी एक टाइप का ओड ही होता है, पिंडारिक ओड जो होते हैं वो ट्रायम्फल के सॉन्ग होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब ओड कंफर्म हो गया तो लिरिक बता दीजिए कि लिरिक क्या होता है। जी प्रज्ञा जी बिल्कुल सही है, बैलेड पर आ जाइए। A short poem narrating a tale, a poem written on somebody's death, a prayer song और मैरिज सॉन्ग, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं बैलेड के बारे में कि बैलेड क्या होता है। A short poem narrating a tale, a poem written on somebody's death, a prayer song और अ मैरिज ओड। हेलो नमस्कार धीरेन्द्र भाई, क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद फोन करता हूँ, ठीक? ओके ओके। जी बैलेड का जवाब है ए, ये शॉर्ट पोएम होती है और टेल होती है, एक्चुअली कोई कहानी होती है और जिसको नैरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे वर्ड्सवर्थ का बैलेड है सॉलिटरी रीपर, राइट? एक लड़की है और उस लड़की की कहानी वहां पर जो है दर्शाई गई है, तो जो शॉर्ट टेल इन वर्स फॉर्म होती है उसी को बैलेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। आयम्बिक पेंटामीटर लाइन क्या होती है? एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स 5 फीट, 7 फीट, 9 फीट, 6 फीट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये किसी का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा अगर कोई बहुत ही जो है मेटिकुलसली जो है केयरलेस नहीं है। तो अगर वो मेटिकुलसली केयरलेस है तो ही इसका जवाब गलत हो सकता है, अदरवाइज इसका जवाब सबका सही है। और ये जो आयम्बिक, पेंटा का मतलब ही होता है 5, राइट? पेंटा का मतलब 5, मोनो का मतलब 1, बाय और डाई का मतलब होता है 2, जैसे बाईगैमी, डायमीटर, डायलॉग, ये 2। ट्राई का मतलब होता है 3, जैसे ट्रायंगल, राइट? ट्राइकलर, ये 3। टेट्रा का मतलब होता है 4, 4। पेंटा का मतलब होता है 5। हेक्सा का मतलब होता है 6। हेप्टा और सेप्टा का मतलब होता है 7। ऑक्टा का मतलब होता है 8 और डेका का मतलब होता है 10। तो जब ये पूछ रहा है कि पेंटामीटर में क्या होता है, तो पेंटा का मतलब ही हो गया 5 और जहां पर 5 लिखा है वही इसका जवाब है। प्रज्ञा पांडे, शैलेश कुमार, नेहा सिंह, इरफान अहमद, जी सबका जवाब सही है। आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स 5 फीट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्वाति का जवाब भी सही है। इस क्वेश्चन को देख करके आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आता है क्या? सर मजाक तो नहीं कर रहे? ये बात आप जानिए कि पूरे पेपर में 15 से 20 प्रश्न इसी टाइप वाले आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय लिखा है। 15 से 20 प्रश्न इसी टाइप से आते हैं। तो इस टाइप का मतलब क्या है? इस टाइप का मतलब ये है कि ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेरी सिंपल, जिनका सबका सही होता है। और जो इनको गलत करके आता है ना, वही कंपटीशन से बाहर हो जाता है, उसी का सिलेक्शन नहीं होता, बाकी सब का सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इसके जवाब के लिए मैं जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब आप सबको पता है और इसलिए आगे बढ़ जाइए। और अगर इसका भी जवाब नहीं पता है तो फिर आपको ही
वही हनुमान जी जाने क्या हो सकता है। ये देखिए, अभी तक तो दो शॉर्ट पोएम्स आपके सामने आई, एक बैलेड थी और एक लिरिक, और अब लॉन्ग पोएम आ गई है। लॉन्ग पोएम telling the story of the leader of the whole community, written in a narrative form and lofty style is called। पहली शर्त यह है कि वो लॉन्ग पोएम है, दूसरी शर्त यह है कि वो एक ऐसे लीडर की स्टोरी होती है जो होल कम्युनिटी का लीडर होता है, तीसरी बात यह है कि वो नैरेटिव फॉर्म में होती है, और चौथी बात यह है कि वो नैरेटिव भी जो है बहुत एग्जैजरेटिंग होता है, लॉफ्टी स्टाइल होती है। उस पोएम को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस में है ड्रामा, एपिक, शॉर्ट स्टोरी या लिरिक। ड्रामा, एपिक, शॉर्ट स्टोरी, लिरिक। जवाब दे लीजिए, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। इसका सही जवाब है कि ये एपिक है। नैरेटिव फॉर्म है इसलिए एपिक है। ड्रामा आपको पता है कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नैरेटिव, अरिस्टोटल ने बताया था। ड्रामा में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है और एपिक में नरेशन इंपॉर्टेंट होता है, और लॉफ्टी स्टाइल होती है उसकी, एग्जैजरेटिंग स्टाइल होती है उसकी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। 4 प्लेस दिए हैं और वो प्ले आपको यहां से पिक करना है जो बाकी 3 से डिफरेंट है। ऑड वन आउट एक टाइप से है ये। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और द टेम्पेस्ट। 4 प्ले में से ऑड वन आउट आपको पिक करना है कि कौन सा सबसे डिफरेंट है यहाँ पर। ओथेलो, की किंग लियर, की हैमलेट, की टेम्पेस्ट। बताइए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जी रश्मि बिल्कुल सही है, पूजा जी का जवाब भी, इरफान जी जी सबका जवाब सही है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओथेलो, किंग लियर और हैमलेट ये 3 ट्रेजेडीज हैं, और द टेम्पेस्ट ट्रेजेडी न होकर के एक रोमांस है, इसलिए ऑड वन आउट में डिफरेंट कौन सा है? द टेम्पेस्ट। और दूसरे तरीके से डिफरेंस बताएं तो द टेम्पेस्ट ही इनमें से एक ऐसा प्ले है जिसमें एक एपिलॉग भी है बाद में, बाकी किसी भी प्ले में एपिलॉग नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन वोकैब का है, लिटरेचर का नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अ क्योर ऑफ ऑल इल्स। 4 वर्ड्स दिए हैं, एपिडेमिक, डायजेक्टिक, पैनिशिया और डिक्सन। इनमें से किसका अर्थ होता है अ क्योर फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों की दवा? इसमें से क्या ऑप्शन होगा? एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? आजकल तो एपिडेमिक और पैंडेमिक हर आदमी की जुबान पर रख गया है, जो इंग्लिश वाला है उसके भी और नहीं वाला है उसके भी। एपिडेमिक और पैंडेमिक दोनों का मतलब महामारी होता है, और डायडेक्टिक का मतलब शिक्षाप्रद, और पैनिशिया का मतलब होता है, जो जवाब है आपका, क्योर फॉर ऑल इल्स, रामबाण जिसको कहा जाता है कि सबका फायदा करता है, और डिक्सन का मतलब होता है शब्द। डिक्सन से ही डिक्शनरी बना है, तो यहां पर जो जवाब है वो है सी। जी तनु चौधरी जी, विनेश जी, सबका जवाब सही है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत स्पेलिंग कौन सी है? करियर, क्रिएटर, सेंटर और कैरियर। 4 ऑप्शंस हैं। करियर,
क्रिएटर, सेंटर और करियर, इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है? जी शैलेश कुमार जी, अब बताइए उत्तर, तब जाने बहादुरी आपकी कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ट है, कौन सा गलत है। जी इसका जवाब है सेंटर। वैसे सही ये चारों हैं, जितनी स्पेलिंग्स दी हैं। जी शिवानी जी बिल्कुल आपने सही लिखा है, यहां पर सही ये चारों हैं, लेकिन चार में से एक पिक ही करना है। तो जब चार में से एक पिक करेंगे तो वो CENTER ना हो करके CENTRE होना चाहिए था, राइट। CENTRE होना चाहिए था, वो सेंटर इन्होंने सही माना है और यही सही मानना भी चाहिए, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन फिर वकैब का है और पूछा है एक फ्रेज ऑन द अलर्ट का मतलब क्या होता है। ऑन द अलर्ट का मतलब होता है रेडी टू एक्ट, हमेशा एक्ट करने के लिए, काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होना, उसको ऑन द अलर्ट कहा जाता है। रेडी टू एक्ट जवाब है इसका ए। क्लियर, जवाब है इसका ए, रेडी टू एक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सिनोनिम ऑफ टिमरस पूछा है। टिमरस का मतलब होता है कवर्ड, कायर, और सिनोनिम जब यहां पर आप जाओगे टिमरस के तो उसका सिनोनिम हो जाएगा टिमिड। क्या हो जाएगा? सिनोनिम इसका हो जाएगा टिमिड, और टिमरस का मतलब होता है कायर। टिमिड का भी मतलब होता है कायर, डल। अगले में एलिगेंट का सिनोनिम पूछा है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट? तो एलिगेंट का मतलब क्या होता है? खास, सुंदर। और इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शंस दिया है जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल की नन ऑफ देम। एलिगेंट का सिनोनिम क्या होगा बताइए। हाँ? जी एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल, राइट। ब्यूटीफुल भी हो, सुंदर भी हो और ग्रेस भी हो, वो होता है ग्रेसफुल। एलिगेंट का सिनोनिम है ग्रेसफुल। जी प्राची कौशिक जी ऐसे थोक में जवाब ना दीजिए बेटा, नहीं मेरे समझ में नहीं आएगा। हाँ आप इकट्ठा दे दी जवाब कि ग्रेसफुल, पेनिसिया और सेंटर, कोई बात नहीं, डी सेंटर हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन इनडायरेक्ट नरेशन का। He said to me, what are you doing? He said to me, what are you doing? इनडायरेक्ट बनाना है। जी इरफान जी बताइए जवाब क्या होगा इसका इनडायरेक्ट। He said to me, what are you doing? पहली शर्त पर तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सॉरी इंटरोगेटिव ही है, क्वेश्चन नहीं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना तो कुछ भी इंटरोगेशन नहीं होता, कुछ भी एक्सक्लेमेटरी नहीं होता। इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा असर्टिव होता है और इस आधार पर बी और सी दोनों गलत हो जाते हैं क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगा है। डी में नन ऑफ द अबव है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। अब ए देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। ही आस्क्ड मी, WH का क्वेश्चन है इसलिए कंजंक्शन की भी जरूरत नहीं है
आस्क्ड मी के बाद वही खुद कंजंक्शन बन जाएगा व्हाट, सब्जेक्ट है यू, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदल करके आई हो जाएगा, आई के हिसाब से वर्ब वाज हो जाएगी और उसके बाद डूइंग हो जाएगा और जवाब उसका सही हो जाएगा ए। राइट, क्लियर उत्तर है उसका ए। दूसरा फिर नरेशन पर क्वेश्चन है और यहां पर जो है अब एक्सक्लामेटरी दिया है अलास आई एम अनडन, और जब हम अलास को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाता है अलास, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो नहीं तो जो है एक्सक्लेम्ड सैडली, इस टाइप का उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इनडायरेक्ट में जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं राइट, जैसे कि ये वर्ड दिया है अलास, राइट, जैसे कि फ्यू, इनका प्रयोग इनडायरेक्ट में नहीं किया जाता, ये डायरेक्ट में होते हैं। इनडायरेक्ट में अलास बदल करके एक्सक्लेम्ड सैडली हो जाएगा और जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा सी। क्लियर, select the right meaning of the word biography from the following। बायोग्राफी पर एक क्वेश्चन आपके पेपर में टीजीटी में आया था और एक फिर आएगा, जवाब देख के बताइए ऑप्शन देख करके। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, ये बायोग्राफी है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, ये बायोग्राफी है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय समवन एल्स। इसमें से सही जवाब क्या होगा कि बायोग्राफी क्या होती है। बायोग्राफी वो होती है जो बायो हो, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, जो लाइफ से रिलेटेड हो वो होती है बायोग्राफी। ग्राफिक का मतलब होता है रिटन कर देना, लिख देना, राइट, लाइफ के बारे में लिख देना होती है बायोग्राफी। अगर आपने खुद अपनी बायोग्राफी लिखी है तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और अगर कोई और वो लिखता है तो सिर्फ हो जाएगी बायोग्राफी। और क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि राइटफुल मीनिंग ऑफ द बायोग्राफी कौन सी है, तो इसका जवाब जो है वो है ए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, उसको बायोग्राफी कहा जाता है। क्लियर, what does the abbreviation IPC mean in the context of our constitution? ये भी कभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के पीजीटी में पूछा गया था कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऑप्शन है इंडियन पीपल्स कोड, ऑप्शन बी है इंडियन प्रीमियर कोड, ऑप्शन सी है इंडियन पॉपुलर कोड और ऑप्शन डी है द इंडियन पीनल कोड। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कहां से आया है, जिसका मतलब आईपीसी होता है, और आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन पीनल कोड। भारतीय दंड संहिता को आईपीसी कहा जाता है, जिसको 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने तैयार करवाया था, और थोड़े बहुत चेंजेस के अलावा अभी भी वही आईपीसी फॉलो होती है, इंडियन पीनल कोड है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन का दिया हुआ है। इट इज नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इन इकोनॉमी इज यूजफुल। क्वेश्चन में स्माइल्स स्मॉल से है, आपको सही जवाब बताना है इसका पंक्चुएशन क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्टली पंक्चुएटेड है। बताइए जवाब, वेट कर रहा हूं।
इसका सही जवाब है ए। इट इज नेसेसरी के बाद देखिए स्टेटमेंट है ये स्माइल का, तो स्माइल्स एक नाम है तो कैपिटल हो गया है और सेज स्माइल्स कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। अब स्माइल ने जो कहा है वो इन्वर्टेड कॉमास में चला जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे 2 पार्ट्स में है तो 2 पार्ट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा का प्रयोग हो जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी और उसके बाद कॉमा लग जाएगा, सेज स्माइल्स और फिर कॉमा लगेगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास में टू शो दैट इकोनॉमी इज यूजफुल। इसका जवाब जो है ए बन जाएगा। क्लियर? जो करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है यहां पर वो है ए। अब पूछ लिया है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ही इज रिच एनफ टू स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व, he is too rich not to starve, he none of them। 4 सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? यही तो गलती हो गई इरफान भाई, यही तो पंक्चुएशन है। आप इस्माइल समझ रहे थे ना, वो इस्माइल नहीं, इस्माइल दे दिया है, अंग्रेजों का नाम हो गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने गलत कर दिया यार। देखो ही इज टू वीक टू वॉक, ये क्वेश्चन दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका टू हटाइए। उसे टू हटाने वाला एक क्वेश्चन टीजीटी में आया भी था, आप भी सीख लो, काम आएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट बदल दिया गया है बस। जब भी ऐसे सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है राइट, जब भी हम यहां से टू हटाएंगे तो ये सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या बनता है? ही इज सो वीक। टू को हटाकर क्या कर देते हैं? तो। और जो दूसरा पोर्शन होता है वो निगेटिव में बन जाता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये सेंटेंस बनेगा। पहला वाला पोर्शन किस में जाएगा? पहला पोर्शन सो के साथ जाएगा और दूसरा पोर्शन दैट लग करके सब्जेक्ट आएगा जो यहां पर पहले से दिया है। और उसके बाद अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो ये कैन नॉट हो जाएगा, अगर ये पास्ट टेंस है तो ये कुड नॉट हो जाएगा। इतना चीजें याद रखिएगा बस। अब अगर ये दिया है ही इज टू रिच टू स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व, अब इसका टू हटाइए जरा, अब ये बनेगा ही इज सो रिच दैट ही कैन नॉट स्टार्व, इतना रिच तो है कि वो भूखों नहीं मर सकता। अब इसमें से जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? ही इज सो रिच
दैट ही कैन नॉट स्टार्व, तो ही इज टू रिच टू स्टार्व, और इसका उत्तर जो है वो बन जाएगा बी। क्लियर? इसका आंसर क्या है? बी है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है, आएगा 100%, कोई टाल नहीं सकता इसको। ठीक है, बाद में ना कहिएगा थोड़ी सी गलती हो गई। सो दैट कैन नॉट से ही हम टू को रिमूव करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट भी देखिएगा, अगर यहाँ पे इज है तो ये कैन नॉट होगा, अगर ये वॉज है तो ये कुड नॉट हो जाएगा। क्लियर? whose novels threw light on the miseries of poor orphan children, किसके नॉवेल्स पुअर चिल्ड्रन के मिजरीज पर, उनके दयनीय हालात पर फोकस करते हैं? डिकेंस के, फील्डिंग के, जेन ऑस्टिन के, कि ठाकरे के? अब देखिए, बहुत जुगाड़ से भी उत्तर सही किया जा सकता है। इसमें से 3 ऐसे नॉवलिस्ट दिए हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और जब आपके पास कोई जवाब ना हो किसी क्वेश्चन का, तो आप अपने सिलेबस के हिस्से वाले में से जो ऑप्शन दिया हो आप उसके साथ जाएं, आप उसको टिक करें। इसका जवाब जो यहां पर बनेगा वो क्या होगा? इसका जवाब होगा ए। डिकेंस की नॉवेल्स में पुअर बच्चों की कंडीशन को दर्शाया जाता है, चाहे वो निकोलस निकली भी हो, चाहे वो डेविड कॉपरफील्ड हो, चाहे वो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हो, राइट? सब में एक ही बात की गई है, और वो है मिजरेबल कंडीशंस, पैथेटिक कंडीशंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन, हु कंपोज्ड द फेमस लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट? हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स कौन हैं जो हमें सैडेस्ट थॉट की तरफ ले जाते हैं? इस लाइन का रचयिता कौन है? इस लाइन का क्रिएटर कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी bysshe शैली, की नन ऑफ द अबव? किसने लिखा है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स? जी बताइए जवाब। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. इसका जवाब है पीबी शैली, और पीबी शैली का एक जो है पोएम है टू स्काईलार्क, और उस स्काईलार्क में उन्होंने ये लाइन लिखा है, आवर सैडेस्ट थॉट आर दोज, आवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अगला क्वेश्चन है कि हु रिगार्डेड पोएट्री एज द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ? किसने पोएट्री को ट्रेजेडी ऑफ लाइफ जो है कहा है? किसने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है? मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है, कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, कि टी.एस. एलियट ने कहा है? जवाब आपको पता है कि किसने कहा है? मैथ्यू अर्नल्ड ने पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है। और कहाँ कहा है ये सब आपको खूब अच्छे से बता चुका हूँ। मैथ्यू अर्नल्ड ने अपने ऐसे द स्टडी ऑफ पोएट्री में पोएट्री को डिफाइन करते हुए इसको क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा है, इसलिए इसका जो जवाब है वो है ए, मैथ्यू अर्नल्ड। ऑलराइट, अगले सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है। द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है पेन, कलम की ताकत। तो पेन किससे एसोसिएटेड है? पेन इज एसोसिएटेड टू द माइंड। और स्वॉर्ड किससे एसोसिएटेड है? स्वॉर्ड इज एसोसिएटेड टू ब्रेवरी, बहादुरी से। तो जहां पर एसोसिएशन का फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है? मेटाफर कहा जाता है, कि सिमिली कहा जाता है, कि पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है, कि मेटानिमी कहा जाता है। और मेरे हिसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब है डी, मेटानिमी फिगर ऑफ स्पीच है।
एसोसिएशन का। डी इसका जवाब है। मुकेश कुमार जी, विनेश जी, राम तोमर जी, बिल्कुल सही जवाब आपने लिखा है। अगले प्रश्न पर आइए। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, वर्ल्ड लिख गया है, वर्ड होना चाहिए था। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीटोटालर फ्रॉम द फॉलोइंग। टीटोटालर कौन होता है? वन हु ड्रिंक्स ओनली टी, वन हु टेक्स एवरीथिंग, वन हु डजंट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, वन हु इज सेलेक्टेड इन द मैनर ऑफ ड्रिंक्स। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? टीटोटालर वो होता है जो सिर्फ चाय पीता है, टीटोटालर वो होता है जो सब कुछ पीता है, टीटोटालर वो होता है जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं लेता है, कि टीटोटालर वो होता है जो वो इज सेलेक्टेड इन द मैनर ऑफ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स के मैनर में जो सेलेक्ट किया जाए, ये ऑप्शन है। टीटोटालर उसी को कहते हैं जो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता, सिर्फ चाय पीता है। राइट, सिर्फ चाय पिए, सिर्फ टी पिए और कुछ भी ना चाहिए, टी के अलावा कोई भी टूल यूज ना करे, उसको टीटोटालर कहा जाता है। जवाब है उसका सी। What is the unique quality of the Dickens's humor? डिकेंस के ह्यूमर की यूनिक क्वालिटी क्या है? ऑप्शन है, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद सटायर, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद रोमांटिक नरेशन, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पथोस, और नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको लगाना है कि डिकेंस का ह्यूमर किस लिए यूनिक है, उसकी डिफरेंशिएशन, उसकी यूनिकनेस क्या है। डिकेंस के ह्यूमर की यूनिकनेस ये है कि इट ब्लेंड्स ह्यूमर एंड पैथोस, दोनों की ये ब्लेंडिंग होती है, दोनों को मिक्स करता है। इट ब्लेंड्स ह्यूमर एंड पैथोस। अगला क्वेश्चन, कहाँ गए भाई? Who wrote The Revolt of Islam? एक वर्क का नाम दिया है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, और पूछा है कि ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम किसने लिखा है? टेनिसन ने, शैली ने, अर्नल्ड ने, कि नन ऑफ देम ने? तो नन ऑफ देम तो कोई राइटर नहीं है। वो ऑप्शन दिया है कि अगर तीनों में से कोई नहीं लिखा है तो आप नन ऑफ देम के साथ जा सकते हैं। वैसे द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एक पोएम है जो किसने लिखा था? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पर्शी बेशी शैली ने लिखा था। राइट, और एक ऐसी पोएम है जिसकी कई सारी टाइटल्स हैं और वो टाइटल्स आपको पता ही है। राइट, इसी को क्या क्या कहा जाता है, देखिएगा आप अपने नोट्स में कि क्या क्या कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को। शैली की पोएम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? चार्ल्स लैम्ब का इनमें से कौन सा ऐसे नहीं है? द कन्वेलिसेंस, ये भी क्वेश्चन इस बार आ ही गया था यूपीपी के ट्रेंड ग्रेजुएट एग्जाम में, आप भी याद रखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और कन्वेलिसेंस एक ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, और इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ। इम्परफेक्ट सिंपैथीज भी चार्ल्स लैम्ब का ही एक ऐसे है, ऐसे ऑफ एलिया में पब्लिश हुआ था। और A bachelor's complaint, Charles Lamb himself remained a bachelor throughout his life, so he used to complain. Right, ये भी चार्ल्स लैम्ब का ही ऐसे है। और ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का ऐसे है, इसलिए जो जवाब इसका जाएगा वो जाएगा डी, कि फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज। बाकी जो तीन हैं वो चार्ल्स लैम्ब के ऐसेज हैं। अगला क्वेश्चन है,
हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट? एसेइस्ट का प्रिंस किसे कहा जाता है? बैकन को, एडिसन को, लैम को, या हैजलिट को? हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट्स? प्रिंस अमंग एसेइस्ट्स किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। चार्ल्स लैम को प्रिंस अमंग एसेइस्ट्स कहा जाता है। इसलिए इसका जवाब जो है वो क्या है? इसका जवाब है सी, कि प्रिंस अमंग एसेइस्ट्स कौन है? वो है मिस्टर चार्ल्स लैम। हाँ, आंसर की में नहीं दिया है, गलत कर दिया होगा, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक किस लाइन से शुरू होता है? अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, लेट्स गो देन यू एंड आई, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, और अंडर द ग्रीनवुड ट्री। इसमें से किससे शुरू होता है? टी.एस. एलियट की पोयम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। अंडर द ग्रीनवुड ट्री शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट का एक सॉन्ग है, जिस पर उपन्यास लिखा है, नावल लिखा है टॉमस हार्डी ने। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, ये शेक्सपियर का एक सोनेट है और वहां से लाइन शुरू होती है। लेट्स गो देन यू एंड आई, इससे लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक शुरू होता है। और अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से टी.एस. एलियट की पोयम द वेस्टलैंड शुरू होती है। द वेस्टलैंड कहां से शुरू होती है? अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ से शुरू होती है। और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक लेट्स गो देन यू एंड आई से शुरू होता है। इसलिए इसका जवाब है बी। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज रेफर्स टू, डिकेंस की टेल ऑफ टू सिटीज किसको रेफर करती है? टेल ऑफ टू सिटीज जो है डिकेंस की, ये रेफर करती है पेरिस और लंदन को। एक पेरिस है और एक लंदन। और अ टेल ऑफ टू सिटीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पेरिस में हुआ था। राइट, फॉल ऑफ, क्या हुआ था, किसका फॉल? आप एक जेल थी एक, उसी का फॉल हुआ था। और फिर उसके बाद जो है लंदन में एक रिवोल्ट होता है, जिसको हिस्ट्री में अलग से ही जाना जाता है। और वर्ड्सवर्थ उससे जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुए थे अपनी लाइफ में, और उनका सारा भ्रम भी टूट गया था। उसी को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। और जो दो सिटीज हैं वो है पेरिस और लंदन। Who among the following writers was a university professor of English? यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश कौन था नीचे में से? कमला दास, मुल्कराज आनंद, नसीम अस्कल, और नन ऑफ द अबव, कोई नहीं था प्रोफेसर। बताइए। जी तनु, बिल्कुल सही जवाब है। मुकेश, इरफान, देखिए आज आप में से शायद ही कुछ जवाब किसी के गलत हुए हो, और ये दिखाता है कि आपने कितना सीरियस वर्क किया है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, और आप बिल्कुल सिलेक्शन के गेट पर आकर के खड़े हो गए हो। जस्ट कुछ दिन और बाकी है, तो कुछ दिन को आप यूटिलाइज करिए, खूब सारी प्रैक्टिस खुद से करिए। मेरे भरोसे कितनी प्रैक्टिस करोगे आप मेरे से डाउट्स पूछिए, आप मेरे से खूब सारे क्वेश्चंस पूछिए, और खूब प्रैक्टिस करिए। गूगल पे सर्च कर करके प्रैक्टिस करिए, अपने प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और आंसर ढूंढिए। राइट, नजीम एजकिल वो आदमी थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से उत्तर सी सही है। राइट, इंग्लिश के प्रोफेसर थे प्रोफेसर नजीम एजकिल, और एक पोयम भी है नजीम एजकिल की, उसका नाम है प्रोफेसर। जॉन कीट्स की डेथ कितने साल में हुई थी, कितने दिन में मरे थे जॉन कीट्स? बीस, 22, 30 या 26?
जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए थे और 1821 में उनकी डेथ हो गई थी और उस समय उनकी एज थी 26 साल की। और हमारे आपके यहाँ 26 साल वाले बच्चे टीजीटी की तैयारी करते हैं और कीट्स ऐसे थे जिन पर पीजीटी के बच्चे तैयारी करते हैं। 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। नेहा जी आपका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। चलो दिव्या ने कह दिया कि 22 साल में ही मरे थे, इनकी भी एक तैयारी है। वेरी नाइस। निम्नलिखित में से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था? टी.एस. एलियट, मुल्कराज आनंद, विलियम फॉकनर और अर्नस्ट हेमिंग्वे। इनमें से किसको नोबेल प्राइज नहीं मिला था? टी.एस. एलियट को नहीं मिला था, थॉमस स्टर्न्स एलियट कि मुल्कराज आनंद को नहीं मिला है, कि विलियम फॉकनर को, कि अर्नस्ट हेमिंग्वे को। इंडिया के एकमात्र लिटरेचर में जो नोबेल मिला है वो मिला था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। मुल्कराज आनंद का तो दूर दूर से नोबेल का कोई रिश्ता नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर जो जवाब है वो है बी। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखा है? इसका जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ए.सी. ब्रैडली ने लिखा है। कब छपी थी? 1904 में। कितने चैप्टर्स हैं? 10। कौन कौन सी ट्रेजेडीज को उन्होंने लिया है? तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। इन सारे चीजों पर क्वेश्चन बनता है और आप इन सारे चीजों पर जवाब भी सही करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप गलत नहीं करने वाले हैं। टी.एस. एलियट के बारे में अगला प्रश्न है और पूछा है कि टी.एस. एलियट कहां से माइग्रेट होकर के इंग्लैंड आए थे? यूएसए से, कि फ्रांस से, कि कनाडा से, कि जर्मनी से? टी.एस. एलियट कहां से आए थे? यूएसए से आए थे। टी.एस. एलियट अमेरिका से आए थे, मैसाचुसेट्स के आसपास कहीं उनका बर्थ प्लेस था और वहां से वो यहाँ पर आए थे और यहाँ इंग्लैंड आकर के वो इंग्लिश सिटीजनशिप ले लिए थे। क्लियर? तो इसलिए जवाब जो इसका है वो है ए। टी.एस. एलियट माइग्रेटेड टू इंग्लैंड फ्रॉम अमेरिका, यूएसए से, अमेरिका से वो यहाँ पर आए थे। जी अभी तो आप पिछले ही क्वेश्चन पर चल रहे हैं और सबका सही जवाब भी दे रहे हैं। सर प्रणाम सर, 5 मिनट में फोन कर रहा हूँ सर, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक जी। अगला प्रश्न है द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय। लोटस ईटर्स किसकी पोएम है? तो पी.बी. शैली की है, कि टेनिसन की, मैथ्यू अर्नल्ड की, टॉमस हार्डी? लोटस ईटर्स टेनिसन की पोएम है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इन्हीं को कहा जाता है। द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज। मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज का प्रोटैगनिस्ट कौन है? न्यूसन, क्लीम्यू ब्राइट, एलेक जियाब्राइल्स और माइकल हेंचर्ड। पहली बात तो है कि क्लीम्यू ब्राइट जो है ये द रिटर्न ऑफ द नेटिव में कैरेक्टर है। एलेक जियाब्राइल्स कोई कैरेक्टर ही नहीं है। टेस ऑफ द जियाब्राइल्स है, आप उसका नाम जानते हो। माइकल हेंचर्ड और न्यूसन ये दोनों मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज के कैरेक्टर्स हैं और प्रोटैगनिस्ट इसमें से जो है मेयर है वही है, और मेयर कौन है? वो है माइकल हेंचर्ड। राइट, इसलिए इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है डी, माइकल हेंचर्ड इज द प्रोटैगनिस्ट। व्हाट द थंडर सेड इज अ सेक्शन ऑफ द पोएम। किस पोएम का एक सेक्शन है व्हाट द थंडर सेड? तो इसका जवाब है व्हाट द थंडर सेड द वेस्टलैंड का एक सेक्शन है। द वेस्टलैंड में 5 सेक्शन है। द बरियल ऑफ द डेड एक सेक्शन है, एक सेक्शन है उसी में डेथ बाय वाटर, एक सेक्शन है उसी में जो है ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है व्हाट द थंडर सेड, और एक 2 और सेक्शन है उसमें। और आई होप यू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द 5 सेक्शंस इन अ सीक्वेंस।
राइट, क्वेश्चन उस पर भी बनता है, इस पर भी देख लीजिएगा। फिलहाल जो जवाब है यहां पर वो है डी, द वेस्टलैंड। फिल इन द ब्लैक्स, ग्रामर का क्वेश्चन है। सही क्या भरा जाएगा? 10 पाउंड्स डॉट 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 मनी। 10 पाउंड क्या होता है? इज द लॉट ऑफ मनी, कि आर अ लॉट ऑफ मनी, कि इज द लॉट ऑफ मनी, कि नन ऑफ दीज। क्या है यहां पर जवाब? कि 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ फ्रेज होता है, द लॉट ऑफ फ्रेज नहीं होता। और 10 पाउंड्स एक सिंगल यूनिट है, और सिंगल यूनिट के लिए वर्ब इज का प्रयोग होगा, तो 10 पाउंड्स इज द लॉट ऑफ मनी। जवाब इसका हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, राइट। इज, सॉरी बी नहीं, इसका जवाब हो जाएगा सी, इज अ लॉट ऑफ मनी। 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी, इसका जवाब हो जाएगा सी। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नल्ड एज अ क्रिटिक? अर्नल्ड को आप कैसा क्रिटिक समझते हैं? मार्क्सिस्ट, रोमांटिक, एस्थेटिक की क्लासिसिस्ट? कैसा समझते हैं आप मैथ्यू अर्नल्ड को? किस टाइप के क्रिटिक है वो? मैथ्यू अर्नल्ड के ही जमाने में कार्ल मार्क्स का भी उदय होता है, और मैथ्यू अर्नल्ड ने शायद ही उस समय कार्ल मार्क्स को पढ़ा हो, तो मार्क्सिज्म तो आया भी नहीं था, सिर्फ कार्ल मार्क्स ही आए थे, इसलिए वो उत्तर नहीं होगा। रोमांटिक पोएट से कुछ से प्रभावित थे, लेकिन उनके क्रिटिक नहीं, और ये एस्थेटिक्स में भी नहीं संबंधित थे, ये क्लासिकल क्रिटिक कहे जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है वो होगा डी, कि मैथ्यू अर्नल्ड क्लासिसिस्ट क्रिटिक है। अगली लाइन आप सबके लिए बिल्कुल सुटेबल है। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये कहाँ की है? टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है टेनिसन के पोयम यूलिसिस की बिल्कुल लास्ट लाइन। यूलिसिस की बिल्कुल लास्ट लाइन है ये, और इसका जवाब है सी, यूलिसिस। The name of Arnold's famous, the name of Arnold, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स फेमस एलिजी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस एलिजी इसमें से कौन सी है? लिसिडस, मिल्टन की एलिजी है। एडोनिस, शैली ने एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे की एलिजी है। किस पर? मोर्टालिटी पर। और इन मेमोरियम टेनिसन की एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हालम पर। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है डी फॉर डेली। ब्रेक 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 भी उसी एलिजी का पार्ट है, इन मेमोरियम का, और ये भी आर्थर हेनरी हालम के ही डेथ पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स अनइनहिबिटेडली about his or her sexual relationship? सेक्सुअल रिलेशनशिप पर इनमें से कौन लिखता है? तो सेक्सुअल रिलेशनशिप पर लिखने वाला एक ही है बंदा या बंदी, और उसका नाम है कमला दास, जो बाद में कमला सुरैया बन गई थी। उत्तर है इसका सी। Which of the following writers is noted for what Keats called negative capability? कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म किसके लिए यूज किया था? कौन निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब है विलियम शेक्सपियर, राइट। विलियम शेक्सपियर के लिए उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी, और वर्ड्सवर्थ के लिए उन्होंने इगोटिस्टिकल टर्म्स दोनों कॉइन किए थे। विलियम शेक्सपियर के प्रेज के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, और विलियम वर्ड्सवर्थ की आलोचना करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। शेक्सपियर के सॉनेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? निम्नलिखित में से शेक्सपियरियन सॉनेट का स्ट्रक्चर इंग्लिश सॉनेट भी होता है, और क्या होता है उसमें? 3 क्वार्टेंस फॉलोड बाय अ कपलेट। 3 क्वार्टेंस फॉलोड बाय अ कपलेट, इसका जवाब है ए। क्लियर। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स में हमेशा वर्ब वन की होती है, इसलिए सिंगुलर के साथ जाएगा, और सिंगुलर वर्ब एक दी है वो हैज। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स।
इसका जवाब हो जाएगा ए। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द ड्रामा विच टी.एस. एलियट डिडंट राइट। मतलब 3 ड्रामा टी.एस. एलियट का है, एक नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है। टी.एस. एलियट के ड्रामा तो आपको पता ही है, मर्डर इन द कैथेड्रल उनका ड्रामा है, फैमिली रियूनियन उनका ड्रामा है, कॉकटेल पार्टी उनका ड्रामा है, द एल्डर स्टेट्समैन उनका ड्रामा है, और यहां पर जो ऑप्शन है उसका डी जो दिया हुआ है द एसेंट ऑफ F6, वो टी.एस. एलियट से दूर दूर तक संबंधित नहीं है, यही उसका जवाब भी है। Which part of the United States has been written about in Faulkner's fiction? फॉकनर ने अपने फिक्शन में यूनाइटेड स्टेट्स के किस पार्ट की बात की है? नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न के वेस्टर्न? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आपके लिए हो भी सकता है। और विलियम फॉकनर ने एक इमेजिनरी कंट्री भी बनाई थी जिसका नाम था यॉर्क नापटाफा, और वो यॉर्क नापटाफा उनके रियल कंट्री लाफायट काउंटी पर बेस्ड थी, जो कहाँ थी? मिसिसिपी के पास, और वो सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए है। इसलिए इसका जवाब जो आपका आएगा वो है बी फॉर बॉम्बे, राइट। विलियम फॉकनर यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न पार्ट से डील करते हैं, राइट। उसका उत्तर है बी। Which of the following collections of poems was written by कमला दास? कमला दास की इसमें कौन सी पोएम है? तो कमला दास की है समर इन कलकत्ता, उत्तर जाएगा ए। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, लीव्स ऑफ ग्रास विटमैन की, और सॉन्ग एंड सॉनेट्स टॉटल्स मिसलिनी का नाम था, जो 1557 में आई थी, जिसमें सर टॉमस यार्ड और सर हेनरी हावर्ड का कंट्रीब्यूशन था। सॉनेट सीक्वेंस था, वो कुछ सॉन्ग्स भी थे। क्लियर? तो इसका जो जवाब होगा उसका जवाब है ए कि समर इन कलकत्ता कमला दास का कलेक्शन है। Who asserted himself as a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? किसने घोषित किया था, किसकी पहचान है ये कि रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स में रहा हो, एंग्लो कैथोलिक रिलीजन में रहा हो और लिटरेचर में क्लासिसिस्ट रहा हो? तीनों की परिभाषा, 3 परिभाषाएं किस एक बंदे की हैं, और वो कोई बंदा मल्टीपल पर्सनालिटी वाला ही रहा होगा, और उसका नाम है टी.एस. एलियट। क्लियर? टी.एस. एलियट इसका सही जवाब है। ही वाज रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। एडेनाइज इज अ फेमस एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स बाय पी.बी. शैली। ये उत्तर आप सबको पता है। Who called Shelley a beautiful but ineffectual angel beating in the void, his luminous wings in vain? और ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? किसने आलोचना की थी शैली की इन शब्दों में? मैथ्यू आर्नल्ड ने, राइट। कि टी.एस. एलियट को बोला था कि बहुत ब्यूटीफुल है बट एन इनइफेक्चुअल एंजल है, कोई फर्क नहीं डाल पाते, प्रभाव नहीं डाल पाते हैं एंजल, लेकिन राइट। बीटिंग इन द वाइड हिज लुमिनस विंग्स इन वेन। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किससे संबंधित है? अब विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ संबंधित है सैमुअल टेलर कॉलरिज से, और सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक बुक थी, नाम था लिटरेरिया बायोग्राफिया, राइट। उस लिटरेरिया बायोग्राफिया में उन्होंने द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टर्म को क्वाइन किया था। उत्तर है इसका सी। Which figure of speech has been used in the following? All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है, और इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। क्लियर? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबोली। आज की क्लास के लिए इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर फेथ इन मी, एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मेहनत करते रहिए, एक दिन फिर आएंगे और टेस्ट पेपर लेकर के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।
बट पैनिक ना क्रिएट करिएगा, मैं आपके साथ हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं जिनको आप पढ़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे अपने पेपर में। बहुत सारी चीजें आज के लेक्चर से क्लियर हुई होंगी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुई हैं, और आई होप यू विल डेफिनेटली बी benefited from this lecture. Thank you. All the best. Meet you soon in the next practice session. All the best. Good luck.